सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसा डर है जो किसी भी परिवार की जिंदगी को एक पल में बदल देता है। जब ये नाम सुनते ही उम्मीद कम और सवाल ज्यादा हो जाते हैं। क्या इलाज संभव है? क्या जीवन फिर सामान्य हो पाएगा? या क्या सही समय पर पहचान से कैंसर को हराया जा सकता है? आज के दौर में कैंसर से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती इलाज नहीं बल्कि जानकारी की कमी और देर से पहचान है। खास तौर पर सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि समय पर जांच और जागरूकता से इसे पूरी तरह से रोका भी जा सकता है। इसी जागरूकता के उद्देश्य से आज न्यूज इफेक्ट 24 का विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम हेल्थ इंसाइट्स विद रजनी आपके लिए लेकर आया है एक बेहद जरूरी और जानकारीपूर्ण बातचीत। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ममता लोढ़ा। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सीनियर कंसल्टेंट एवं हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जीबीएच मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर ममता लोढ़ा पिछले 15 वर्षों से कैंसर मरीजों के इलाज और ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में नवाचारों को दिशा दे रही हैं। उन्होंने एमबीबीएस आरएनटी मेडिकल कॉलेज से और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन बीएमसी एचआरसी जयपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पूरा किया है। उनकी विशेष रुचि गायनोकोलॉजिकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर के इलाज में है। डॉक्टर ममता लोढ़ा पीसीएस ऑन्कोलॉजी की प्रबल समर्थक है और आईएमआरटी, आईजीआरटी, टोमोथेरेपी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से मरीजों को सुरक्षित, सटीक और प्रभावी रेडिएशन थेरेपी प्रदान कर रही हैं। इलाज के साथ साथ उनकी संवेदनशील और मानवीय सोच उन्हें न सिर्फ एक बेहतरीन डॉक्टर बल्कि मरीजों के लिए एक मजबूत सहारा बनाती है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हम आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जैसे कि सर्वाइकल कैंसर। आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा तेजी से महिलाओं में फैलता जा रहा है, लेकिन उसकी जानकारी के अभाव में हम उसका रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है, भारत जैसे देश में सर्वाइकल कैंसर जो है अभी भी एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य की चुनौती बना हुआ है। पॉलिसी लेवल पर सबसे बड़ी कमी आपको कहाँ दिखती है? यह बहुत बड़ी विडंबना है कि भारतीय महिलाओं में सर्विक्स के कैंसर केसेस निरंतर रूप से बढ़ते जा रहे हैं। यह एक प्रिवेंटेबल, डिटेक्टेबल और ट्रीटेबल डिजीज होने के बावजूद सालाना लगभग सवा लाख केसेस नए केसेस सवा लाख सवा केसेस। लाख नए केसेस डिटेक्ट होते हैं और उसमें से लगभग 75,000 केसेस मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ओह। पॉलिसी लेवल पे कमी मैं नहीं कहूँगी, इसमें बेसिकली जनरल अवेयरनेस की कमी है। जी। एक सर्वे के अनुसार लगभग 60% महिलाओं को तो पता ही नहीं है कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की एक्सेसिबिलिटी की कमी है, अवेलेबिलिटी नहीं है उनके पास, उनको अवेयरनेस नहीं है। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट कारण है वो है महिलाओं की डिपेंडेंसी। वो अपने स्वास्थ्य की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाती नेग्लेक्ट हैं, करती हैं नेग्लेक्ट उसे। करती हैं, जी। जितना उन्हें ध्यान देना चाहिए। जी। तो मैम, इस सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली है क्या? आप प्लीज़ महिलाओं को बताएँ कि क्या है? उसके सिम्पटम्स क्या हैं? देखिए, बच्चेदानी और बच्चेदानी का मुंह, ये सर्विक्स होता है। जी। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। जी। इसमें अगर सेल्स में अबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है तो वो कैंसर का कारण बन सकती है। जी। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं इरेगुलर ब्लीडिंग, अनयूजुअल ब्लीडिंग, सामान्य से हट के कोई अगर रक्तस्राव हो रहा है, हुँ, हुँ। या फाउल स्मेलिंग वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जी। सफ़ेद पानी अगर निकलता है, हुँ, गंध हुँ। युक्त होता है, जी। या पेल्विक एरिया में कोई पेन है, हुँ, हुँ। या यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, या उसमें ब्लीडिंग हो रही है, पेशाब में ब्लीडिंग हो रही है, जी। तो वो कैंसर का कारण की वजह से हो सकता है। ओके, तो मैम इसकी आपने जैसे बताया कि शुरुआती लक्षण ये हो सकते हैं और जब ये स्टेज थोड़ा और आगे बढ़ता है, अगर महिलाओं ने इस स्टेज को भी मान लीजिए कि इग्नोर कर दिया, उसके बाद ज़्यादा अगर बढ़ गई ये समस्या तो? बढ़ने के बाद तो फिर ये सिम्टम्स इसके बीमारी बाहर शरीर के नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल ऑर्गन्स के बाहर अगर फैल गई है तो वो स्टेज 4 मेटास्टेटिक डिजीज़ बन जाता है। उस केस में प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहेंगे, इलाज ज़्यादा लगेगा और उतना रिलीफ नहीं मिल पाएगा। जी। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर में मैम देखा गया है कि लास्ट स्टेज तक भी लोगों को नहीं पता लगता है। मोस्ट ऑफ द हुँ। केसेज़ में 1 मंथ पहले या 10 डेज़ पहले पता लगता है, नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है पहले से शुरू हो, लेकिन हम लेकिन अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं। फीमेल्स की एक टेंडेंसी जी, रहती जी। है, सारे काम पहले करेंगे, हुँ, हुँ। अपने स्वास्थ्य का प्रति ध्यान वो बाद में बाद रखेंगे। में तो रखते अगर हैं। पता चल रहा है तो इसका मतलब डेफ़िनिटली वो कहीं न कहीं 5-6 महीने, मिनिमम 5-6 महीने पुरानी बीमारी है।
जी, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के अलावा और भी जो कैंसर्स हो सकते हैं, वो कुछ आइडिया देंगी आपकी, वो कौन-कौन से हो सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। उसके अलावा जो स्मोकिंग और अल्कोहल, तंबाकू वगैरह का प्रयोग करते हैं, उसमें मुँह के कैंसर भी हो सकते हैं, फेफड़े का, लंग का कैंसर हो सकता है, जी, स्टमक का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का, पेशाब की थैली का कैंसर और बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं। जी। आप बताइए कि अर्ली स्टेज और एडवांस स्टेज सर्वाइकल कैंसर के इलाज में इलाज की रणनीति कैसे बदल जाती है? देखिए, जैसे जितनी अर्ली स्टेज में हमें पता लगेगा, उतना ही ट्रीटमेंट मोडालिटी कम होगी। जी, कम इलाज में ही उनका अच्छे से इलाज पॉसिबल हो पाएगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी, जैसे-जैसे स्टेज बढ़ेगी, वैसे-वैसे इलाज की ट्रीटमेंट मोडालिटी उसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो नेचुरली साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे, समय ज़्यादा लगेगा, असुविधा ज़्यादा होगी जी, और रिजल्ट्स हम उतने एक्सपेक्ट नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। जी। रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन किस केसेस में ज़रूरी होता है और इसका डिसीज़न जो है वो कब लिया जाता है? देखिए, इसके लिए इंटरनेशनली अप्रूव्ड गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, जिन जो कि बहुत समय से चली आ रही हैं जी, और टाइम टेस्टेड हैं। उसमें जैसे अगर अर्ली स्टेज की बीमारी है, तो सिर्फ सर्जरी या सिर्फ रेडिएशन से ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हुँ, हुँ, अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 है, तो उसमें जी, हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, हुँ, हुँ, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी का। लेकिन अगर बीमारी अपनी जगह से बाहर निकल गई है, लिम्फ नोड्स में है, लंग्स में है, बोन्स में है, तो उस केस में हमें कीमोथेरेपी का ही सहारा लेना पड़ेगा और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, पेन है या बीमारी ब्रेन में चली गई है, तो सिम्पटम कंट्रोल के लिए अपने को कम रेडिएशन, कम डोज़ का रेडिएशन देना पड़ सकता है। एक भ्रम की स्थिति रहती है कि रेडिएशन जो है हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। प्लस कीमोथेरेपी के लिए कहा जाता है कि वो काफ़ी दर्दनाक होती है। इन दोनों बातों में क्या सच्चाई है मैम? नहीं, दर्दनाक कुछ भी नहीं होता है, ना हुँ, हुँ, रेडिएशन का ट्रीटमेंट रहता है, ना कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट रहता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि रेडिएशन जिस जगह पे हम लोग लगाएँगे, उससे रिलेटेड कई बार साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हुँ, कीमोथेरेपी में यूजुअली जो ब्लड के सेल्स होते हैं, वो नॉर्मल सेल्स भी ख़त्म होते हैं, हुँ। जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। और वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं मैम? वॉमिटिंग हो सकता है, ब्लड काउंट्स में कमी हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, कम काउंट्स की वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं हम लोग। जी, मतलब जब कीमोथेरेपी के अंदर कैंसर सेल्स को डैमेज किया जाता है, तो साथ में आपके जो हेल्दी सेल्स होते हैं, वो भी वो भी डैमेज डैमेज हो होते हैं। जाते हैं। तो जैसे कि व्हाइट ब्लड व्हाइट सेल्स सेल्स भी है। हो सकते हैं, रेड सेल्स भी हो सकते हैं, प्लेट सेल्स भी कम हो सकते हैं। हुँ, तो जो सेल्स कम होंगे उसके हिसाब से वो सिम्पटम्स दिखाएँगे। ओके। प्रीसियस ऑन्कोलॉजी की भूमिका सर्वाइकल कैंसर के इलाज में पिछले 10 वर्षों में कैसे बदली है? पिछले कुछ समय से प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आया है। हुँ, हुँ, पहले जैसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हुआ करता था, वन साइज़ फिट्स ऑल वाली कैटेगरी होती थी, लेकिन अब ये इंडिविजुअलाइज़्ड ट्रीटमेंट है, पेशेंट टेलर्ड ट्रीटमेंट है। हुँ, हुँ, जैसे अगर अपन मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, तो उसमें हम ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देख सकते हैं, प्रोग्नोसिस देख सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी में भी प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल किया है। इसमें पहले स्टार्टिंग में हम लोग 2 डायमेंशनल रेडिएशन करते थे। हुँ, फिर 3 डायमेंशनल पे आए, अभी हम आईएमआरटी, आईजीआरटी या टोमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। हुँ, जी। सर्जरी में भी रोबोटिक्स और नए-नए इन्वेंशंस हुए हैं, कीमोथेरेपी में इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, ये सारे थेरेपीज़ इसमें जी। डेवलपमेंट आया तो है। ये सब कुछ इतनी सारी थेरेपीज़ आप बता रही हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहती होगी? नहीं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके अंतर्गत सब कुछ आजकल तो सब कुछ ईज़िली अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। जी, जी। तो ये जो आपने बताई हैं ये सारी चीज़ें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेके कितनी अवेयरनेस है? जैसे ये बातें अर्बन या क्षेत्रों के लोगों को समझ में आ जाएगी, शहरी महिलाओं को ये बात समझ में आएगी, लेकिन ग्रामीण महिलाओं को आप ये चीज़ कैसे बिल्कुल, समझाएँ? बिल्कुल। ये अवेयरनेस की कमी डेफ़िनेटली है जी, और अगर हम इस कैंसर जंग को जीतना चाहते हैं, जी, तो डेफ़िनेटली हमको रूरल एरियाज़ को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। जी। और उसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं, हुँ, हुँ, हेल्थ चेकअप कर सकते हैं या मोबाइल वैन्स कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कैंप्स कर सकते हैं, हुँ, हुँ। वैक्सीनेशन कैंप्स कर सकते हैं। जी। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं, वो शहरी क्षेत्रों के होते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के? ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ बहुत कॉमन और है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर बढ़ने की वजह क्या है मैम? देखिए, ये एक बहुत इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कॉमन है कम एज में शादी होना, जी, कम एज में बच्चे पैदा करना, मल्टीपल मल्टीपल प्रेगनेंसीज़। प्रेगनेंसीज़ होना, अवेयरनेस नहीं होना, पर्सिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन ये बहुत बड़ा कारण है। ओके। अगर कुछ सिम्पटम्स आते भी हैं, तो टाइमली पेशेंट्स डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं। हुँ, हुँ। कुछ तो हेजिटेशन है, कुछ उनको डर है, कैंसर अगर आ गया तो मुश्किल होगा, कुछ उनको फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम रहती है। जी, और उसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उतनी अवेलेबल अवेलेबल नहीं नहीं होती हैं हैं। वहाँ जैसे पर।
पेप्समेयर हो गया, एचपीवी स्क्रीनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें कई बार नहीं हो पाती, बायोप्सी तक अवेलेबल नहीं हो पाती है। जी जी तो उसके चलते लोगों में थोड़ा हेजिटेशन रहता है। जी जैसा कि मैम अभी आपने बताया IMRT, IGRT और टर्मोथेरेपी। पहले तो ये बताइए कि ये टेक्निक्स है क्या और इसके साइड इफेक्ट क्या है? देखिए, आईएमआरटी मतलब इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन जी थेरेपी। जी इसमें हम रेडिएशन बीम्स की इंटेंसिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, कम ज़्यादा करके। जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, जहाँ ट्यूमर है, जी उसको हम टारगेट कर सकते हैं। और आसपास के जो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पेशाब की थैली हो गई, छोटी आंत, बड़ी आंत, जी बोन मैरो, इन सारे स्ट्रक्चर्स को अपन डोज कंट्रोल करके उनकी साइड इफ़ेक्ट्स को हम कम कम कर सकते हैं। जी इमेज गाइडेंस उसी का ही एक एक स्टेप आगे है, जिसमें हम इमेज देखते हुए देखते हुए। मूविंग टारगेट को हम फोकस कर सकते हैं और हम्म, उसको बेटर तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी टोमोथेरेपी में आईएमआरटी है, प्लस सीटी स्कैन, प्लस स्पाइरल ट्रीटमेंट का, तीनों का बेनिफिट हमको मिलता है। जी डेफिनेटली प्रेसिजन ट्रीटमेंट में ये हेल्पफुल है। जी तो आप ये कहना चाह रही हैं कि टोमोथेरेपी जो है उसके अंदर समय भी कम लगता है और एक ही डायग्नोसिस के अंदर आपको सारी जी, चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाती हैं। जितना जल्दी अपन को पता लगता है कि क्या है उतनी जल्दी इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। और बिल्कुल। इनके कोई साइड इफेक्ट मैम? साइड इफ़ेक्ट्स जो पहले के ट्रीटमेंट, पहले के एरा में जो ट्रीटमेंट होता था, 2D ट्रीटमेंट, 3D ट्रीटमेंट, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स की गुंजाइश ज़्यादा रहती थी। हम्म अब जैसे-जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ हम्म गई हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते गए हैं। जी इलाज के दौरान रिप्रोडक्टिव हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? देखिए, बीमारी का इलाज करना ही मेन मकसद नहीं है, साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। जी जैसे कि बहुत अर्ली स्टेज या लिमिटेड स्टेज, लिमिटेड केसेस में हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी कर सकते हैं, जी जिसमें यूट्रस और ओवरीज को हम बचा सकते हैं। जी या फिर ओवरीज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हम सर्जिकली प्लेस कर सकते हैं, इसको वूफोरोपेक्सी कहते हैं। जी रेडिएशन ट्रीटमेंट के थ्रू, जैसे कि अभी मैंने बताया, हम विजाइनल म्यूकोजा को या सर्विक्स को हम डोज जो है वो कम मात्रा में दे सकते हैं। ओवरीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओवेरियन शील्डिंग एक स्पेशल टेक्निक है, जिसके चलते हम रेडिएशन डोज को कम कर सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। जी कई महिलाएं होती हैं जो इलाज के दौरान फियर और एंजाइटी से बहुत जूझती है क्योंकि आपने जैसे बताया ही कि थेरेपी के दौरान आपके दूसरे सेल्स भी डैमेज होते हैं तो उसके लिए पोस्ट ट्रीटमेंट काउंसलिंग जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी आपको लगती है? देखिए, इलाज जितना इलाज के साथ साथ सामने ट्रीटमेंट के लिए काउंसलिंग ज़रूरी है, उतना ही इलाज के बाद भी बाद में भी काउंसलिंग ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक रेगुलर फॉलोअप का प्लान पेशेंट को बताना ज़रूरी होता है, ताकि पेशेंट के अंदर जो एंग्जाइटी है, फ़ियर है, उसको कम किया जा सकता है। जो बीमारी के वापस आने के जो चांसेस है। चांसेस हैं, उसको हम टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं। हम्म। और जो लेट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको हम बचा सकते हैं। जी तो ये काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को रेगुलर देखना ज़रूरी है। साइको सोशल अगर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उसको भी एलिमेंट्स हम हैं। टाइमली देख सकते हैं। जी जी लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की जो महिलाएं हैं सर्वाइकल कैंसर के केसेस जो हैं ज़्यादा उन लोगों में क्यों देखने को मिलते हैं? देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया, उसमें अवेयरनेस की कमी बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, कम उम्र में शादी हो जाना, जी कम उम्र में बच्चे बच्चे पैदा पैदा करना, करना। जी मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ होना, हम्म। पर्सिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एचपीवी वैक्सीनेशन को लेके अभी भी लोगों में भ्रम है तो इससे जुड़ा कौन सा सच है जो सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है? देखिए, हम शुरू से बचपन से सुनते आए हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन बेटर क्योर। देन क्योर। तो एचपीवी वैक्सीन जो है, इट इज़ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर। हम्म 9 टू 14 इयर्स की एज में लगाना ठीक रहता है। हम्म जितनी जल्दी इसको लगाएंगे, उतना ही इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ट्वें- एक्चुअली एचपीवी वैक्सीनेशन है क्या क्या चीज़ है ये थोड़ा ये पेरेंट्स को समझाएं। वैक्सीन है, जो कि एचपीवी इन्फेक्शन को बनने से ही प्रिवेंट करती है। जो हम्म सीए सर्विक्स का मेन कारण है, मूल कारण है, उसको ही अगर ये जड़ से मिटा देगी, मिटा देगी। तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये पर्टिकुलरली और ये एज 9 टू 9 14 टू की जो 14 है। बच्चियां होती हैं बिल्कुल। उनको एचपीवी वैक्सीन वैक्सीनेशन पेरेंट्स बिल्कुल को जरूर लगाना ज़रूर चाहिए लगवाना ताकि चाहिए। आगे जाके सर्वाइकल कैंसर के जो खतरा है वो वो काफी कम हद तक कम कम हो ये जाए। 26 इयर्स की एज तक भी लगाया जा लगाया जा सकता है। सकता है। ओके लेकिन मुद्दे की बात है कि जितना जल्दी इसको लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव रहेगा। ओके और बहुत ही सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और वेल टॉलरेटेड है, तो उस लिहाज से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लगाएँगे तो कहीं और कुछ कुछ हो प्रॉब्लम ना हो जाएगा। जाए, कुछ हो जाए। ओके ओके आपके अनुभव में ऐसे कौन से केसेस हैं जहां सिर्फ समय पर डायग्नोसिस ही आपका जीवन बचा लेता है?
देखिए, मेरे हिसाब से सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर टाइम पे डायग्नोज किया जाए तो ज़िंदगी तो बचती ही है, लेकिन कुछ केसेस में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत जी। इम्प्रूव हो जाती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूँगी, हम्म। एक मेरे पास एक 45 टू 50 इयर्स की महिला हैं, हम्म। जिन्होंने ट्रीटमेंट पूरा किया लेकिन लास्ट के कुछ रिलेशंस उन्होंने नहीं लिए। हम्म। उसके चलते वो बीमारी उनकी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। जी। आज भी वो ब्लीडिंग और पेन से परेशान हैं और हम्म। हमको चाह के भी उनकी मदद नहीं कर सकते। हम्म। वहीं पे एक 80 इयर्स के माताजी हैं, जिनको यूट्राइन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बाहर निकले हुए थे और उसके ओके। ऊपर कैंसर की गांठ बनी हुई थी। ओ। उन्हें जैसा हमने बताया वैसा उन्होंने ट्रीटमेंट किया और भगवान के आशीर्वाद से आज वो बिल्कुल स्वस्थ ठीक है। स्वस्थ हैं और रेगुलर चेकअप के लिए आती हैं। बहुत अच्छा लगता है। जी। ये मैटर करता है कि सिर्फ आपका इलाज नहीं, ज़रूरी ये भी है कि समय पे इलाज। समय पे इलाज, समय। प्लस पहले से अगर आप अवेयर हैं तो आपने समय पे इलाज भी किया। इलाज हो जाने के बाद की भी जो चीज़ें हैं, पोस्ट के बाद में जो चीज़ें हैं, आपको वो भी ज़रूर करनी चाहिए। जैसे मैं शायद मैम मैं जहाँ तक जानती हूँ कि पर ईयर 5 ईयर तक आपको पैच टेस्ट कैंसर पैप पेशेंटों जी। को ज़रूर करवाना जी, चाहिए। जी, जी, जी। पेप स्मीयर एक टेस्ट है जिसमें हम बच्चेदानी के मुँह से कुछ सैंपल लेते हैं, उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपन उनका आगे का फ़ॉलो-अप रखते हैं। जी। ये यूजुअली 3 साल में शुरू हो जाना चाहिए विदिन द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी ओके। और हर 3 साल में 21 इयर्स पे मोटा-मोटी शुरू हो जाना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ। और हर 3 साल में एक बार करेंगे। हुँ, हुँ। पेप टेस्ट प्लस एचपीवी को टेस्टिंग जो होती है, दोनों का टेस्ट अगर करेंगे, एक साथ करेंगे तो 5 इयर्स में भी अगर रिपीट करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर पेप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग दोनों पॉजिटिव आते हैं तो कैंसर बनने के चांसेस बहुत चांसेस ज़्यादा हो हैं, सकते हैं। हो सकते हैं। तो यही चीज़ हमको आगे स्क्रीन करने में फ़ायदा करती और है। ये जो मैंने कहा पैच टेस्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ शायद वो लोग उनके लिए है जिनको कैंसर हो जाता है थेरेपी वगैरह लेने के बाद में 5 साल तक उन्हें पर ईयर नहीं, लेना अगर चाहिए। अगर हाँ, अगर इनका थेरेपी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है तो रेगुलर क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन इनको चाहिए। जी। अगर अर्ली डिटेक्शन के लिए हमको जाना है तो उसमें पेप स्मीयर हम कर करना सकते हैं चाहिए। जी। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जो होती है जिसके अंदर आते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी और साइको ये जो अपने साइकोलॉजिस्ट हैं कि भूमिका सर्वाइकल कैंसर में कितनी निर्णायक होती है, चारों की चारों टीम जो है ये कैसे एक पेशेंट को हेल्प करती है। देखिए, एमडीटी जो है वो बहुत ही क्रूशियल है। जी। जैसे पैथोलॉजिस्ट उसका डायग्नोस करेगा, टिश्यू डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करेगा। जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो सीटी स्कैन, एमआरआई देखते हुए बताएंगे कि बीमारी कहाँ तक फैली हुई है। बाकी सभी जो टीम के मेंबर्स हैं वो मिलके डिसाइड करेंगे कि ये पेशेंट में डिजीज़ कौन सी स्टेज में है और कौन सा ट्रीटमेंट इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। साइकोलॉजिस्ट का इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहता है आई थिंक क्योंकि उसके बाद जो जी मानसिक हाँ, पीड़ा उनको रहती है, काफ़ी बिल्कुल, सारे चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं और डेली रूटीन की लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं, तो शायद ये बिल्कुल, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कुल। ट्रीटमेंट के बाद में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये उनका एंग्ज़ायटी लेवल को कम करेगा, साथ जी। में ट्रीटमेंट में उनका विश्वास बढ़ाएगा, हुँ, हुँ। फ़ॉलो-अप में उनका विश्वास बढ़ाएगा। जी। आप बताइए कि रूलियर रूरल जो एरिया है, ग्रामीण महिलाओं की जो महिलाएँ हैं जो, वो सर्वाइकल कैंसर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए आपके पास में कोई ऐसा सुझाव है जो आप चाहेंगी कि होना चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से? देखिए, रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है, तो सबसे पहले तो हमें हुँ। अवेयर करना होगा उनको। हुँ, हुँ। कैम्पेन्स चालू करने होंगे, एजुकेशन प्रोग्राम्स चालू करने होंगे। साथ में एचपीवी वैक्सीनेशन कैंप हो गया, पेप स्मीयर कैंप, स्क्रीनिंग कैंप्स, ये सारे कैंप्स रहेंगे। ट्रीट जो डॉक्टर्स हैं, रूरल डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, उनको ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में पेशेंट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन और स्टे की सुविधा है, वो भी बढ़ाई जा सकती है। और साथ में ये जो अ, चीज़ है समझाने की प्रक्रिया भी बहुत सरल होनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल, समझ पाएँ कि पेशेंट लैंग्वेज में उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि जी। ये सब कितना इम्पोर्टेंट है। जी, जी, जी। महिलाओं के बीच में एक धारणा है कि कैंसर का मतलब मौत। मतलब अक्सर महिलाओं को ये लगता है कि अगर कैंसर हुआ तो मतलब अब तो मरना ही है। तो इस सोच को बदलने के लिए आप क्या कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें और आपको समझना होगा हुँ, हुँ। और अपनी लैंग्वेज में, पेशेंट की लैंग्वेज में उन्हें समझाना होगा हुँ, कि हुँ। ये जो कैंसर का सर्विक्स का जो बीमारी है, ये एक प्रिवेंटेबल बचाव कर सकते हैं। समय पे जांच और इलाज किया जाए तो इसको पूरी तरह से बचा सकते हैं। हुँ, हुँ। इसके लिए हम सक्सेस स्टोरीज़ को जी, डेफ़िनेटली शेयर कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स ने कैंसर से जंग जीती है, जी। उनकी स्टोरीज़ को हम पब्लिक के बीच में ले जाके शेयर कर सकते हैं। सर्वाइवर्स कैंप आयोजित कर सकते हैं।
पेशेंट को एजुकेशन या पेशेंट को उनकी लैंग्वेज में समझाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है हाँ, क्योंकि अगर ये उनको उन्हीं की लैंग्वेज में सरल शब्दों में नहीं समझाया गया तो वो शायद अपनी बीमारी को समझ भी नहीं पाएंगे। जब बीमारी को नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर के हाँ, पास जाके उसका इलाज भी कराएंगे। इलाज भी करवाना चाहेंगी। अगर आपको, ये मेरा अंतिम सवाल है मैम आपसे, अगर आपको एक मैसेज देना है कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर जो आपकी सबसे बड़ी अपील है, जो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि किस एज से लेके किस एज तक आपको कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए, प्राइमरी तौर पर क्या क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, वो आप मुझे बताएं यहाँ देखिए, आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहती हूँ कि कैंसर सर्विक्स एक ऐसी बीमारी है जिसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है और समय पर अगर अपन जांच और इलाज करेंगे तो पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। अर्ली स्टेज में अगर हम लोग रेगुलर स्क्रीनिंग वगैरह रखेंगे, एचपीवी वैक्सीन्स लगाएंगे और अगर ज़रूरत रही तो इलाज कराएंगे तो इससे डेफिनेटली बचा जा सकता है। कैंसर फ्री लाइफ हर महिला का अधिकार है। अधिकार है। अधिकार है। एवरी वुमन डिजर्व्स अ कैंसर हेल्दी फ्री लाइफ लाइफ, हेल्दी एंड लाइफ। हेल्दी लाइफ, डेफिनेटली। तो जैसे कि ममता जी ने अभी बताया, तो मैंने जो मुख्य बिंदु यहाँ पर पकड़े हैं इस इंटरव्यू के दौरान, ये कि पहला तो ये कि 9 से 14 वर्ष की उम्र या 26 वर्ष तक की उम्र में आप एचपीवी वैक्सीन जो है वो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को जरूर लगवाएं। उसके बाद में पेप्समेयर टेस्ट, जो कि मैम ने बताया कि आफ्टर फिजिकल रिलेशन आप 2 से 3 सालों के बीच में मैम बिल्कुल 3 साल में एक हर बार। 3 साल में आप पेप्समेयर टेस्ट करवाएं, क्योंकि वो एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में पनप रही है, बढ़ रही है या चांसेस हैं, तो वो आपको तुरंत कैच में आएगी। दुआ तो ये कीजिए कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तुरंत अगर आपको पता लगता है, जितनी जल्दी आपको अपनी बीमारियों का पता लगेगा, लक्षण का पता लगेगा, उतनी जल्दी आप उसे क्योर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे समाज में एक धारणा है कि सर्वाइकल कैंसर जो है उनको लगता है कि एक बार हो गया तो मतलब मौत। उसकी वजह शायद यही रही है कि हमें समय पर उसके बारे में पता नहीं लगता। बहुत बीमारी जब बढ़ जाती है और अब लगता है कि इलाज संभव नहीं हो पाता, तब जाके वो मौत के कारण बनती है। यानी कि सही समय पर जांच और उसके बारे में जानकारी ही आपको बचा सकती है। ये हर बीमारी की प्राथमिकी है। लेकिन इस कैंसर को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। मेरी महिलाओं से मैं चाहूँगी कि मैम की तरफ से भी ये अपील होगी कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे कि आज हमने बात की है सर्वाइकल कैंसर के बारे में, आगे भी हम इसी तरीके से आपको बहुत सारी जानकारी जो है अलग अलग बीमारियों के बारे में देते रहेंगे। तो डॉक्टर ममता, आज की इस बातचीत में आपने कैंसर से जुड़े कई ऐसे डर, भ्रांतियां और अधूरी जानकारियां जो है वो दूर की है, जो अक्सर लोगों को इलाज से पहले तोड़ देती है। आपने स्पष्ट किया कि कैंसर कोई अंत नहीं है, बल्कि समय पर पहचान, सही तकनीक और विशेषज्ञ मार्गदर्शन से इसे हराया जा सकता है, खास तौर पर सर्वाइकल कैंसर के मामले में। आपका ये संदेश कि जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज है और हर महिला और हर परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूज अफेयर 24 और हेल्थ इंसाइट्स विद रजनी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मैम, कि आपने बहुत सटीक जानकारी हमारे यहाँ पर दी है। आपके अपने अनुभव, आपका ज्ञान और संवेदनशील सोच हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, जांच से ना डरे और सही जानकारी के साथ स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लें। याद रखिए, कैंसर से लड़ाई इलाज से नहीं, जागरूकता से शुरू होती है। इस संदेश के साथ मुझे यानी रजनी कौर को अनुमति दीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और जरूरी स्वास्थ्य विषय के साथ। हेल्थ एंड साइंस विद रजनी सिर्फ न्यूज अफेयर 24 पर। नमस्कार।